सो हाय गाइस। तो आई होप आप सब अच्छा है से अपना एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहे होंगे FMC जनवरी 2026 के लिए। मेरे पास जो एक कुछ दो तीन क्वेरीज आई हैं कि फर्स्ट तो ये है कि लाइक सब्जेक्ट्स को अप्रोच कैसे करना है एंड सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे एंड क्वेश्चन सॉल्विंग वगैरह कैसे करनी है। तो इस पर अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट्स में लाइक पहले आपको टारगेट करना है मेजर सब्जेक्ट्स जो हैं आपके, जो कि आपका मेजर पोर्शन एग्जाम में कवर करते हैं। तो इसमें आपका आ जाता है मेडिसिन, सर्जरी, ऑप्स गायनी एंड PSM। तो मेडिसिन को भी अपन साइड में रख देते हैं, PSM, ऑप्स गायनी एंड सर्जरी। तो सबसे पहले सर्जरी या ऑप्स गायनी में से आपको जो भी पसंद है वो सब्जेक्ट उठाना है। ठीक है, सपोज आपने सर्जरी उठाई तो सर्जरी में हमें हमें अपन को करना है सबसे पहले कि लाइक जनरल सर्जरी देन आप ट्रॉमा करेंगे, ट्रॉमा, बर्न्स जो वाला पार्ट है, बर्न्स में स्पेशली जो रिसोसिटेशन वाला पार्ट है, एंड ट्रॉमा में जो ट्राइड्स हैं एंड जो लाइक GCS स्कोर वगैरह है ये वाला पार्ट आप करेंगे। देन आपका आ जाता है ब्रेस्ट। ब्रेस्ट में आपकी कैंसर स्टेजिंग एंड ग्लास्कोकोमा स्कोर जो है ना जनरल सर्जरी में और ट्रॉमा वाले पार्ट में वो करना ही करना है। ब्रेस्ट में जो आपका स्टेजिंग है ब्रेस्ट कैंसर की वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एंड जो कैंसर हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो ब्रेस्ट आपको करना है। देन उसके बाद आता है आपका थायराइड करना है। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है आपका GIT में लाइक मैंने मैरो से किया था तो उसमें 4 पोर्शन थे एंड 2 पोर्शन हेपेटोबिलियरी के थे। तो GIT एंड हेपेटोबिलियरी से ही मेजर पोर्शन आता है अपने सर्जरी में। तो GIT एंड हेपेटोबिलियरी को आपको बहुत अच्छे से करना है और उसमें जो स्पेशली सारी इमेजेस है ना उन इमेजेस को भी लाइक जो रेड टेल अपीयरेंस एंड एप्पल कोर अपीयरेंस जो कैंसर का है एंड ये सारी चीज़ें वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। देन हेपेटोबिलियरी में आपका एक्यूट पैंक्रेटाइटिस, क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो रहती हैं इनकी कि लाइक CECT, ERCP, MRCP, ये सारा आपको एक जगह सारा नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है कि लाइक किसका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, किसका क्या है। तो आप एक पेज में ना पूरी सर्जरी के जितने भी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइसेस हैं उनको आप एक जगह सबको नोट डाउन कर लेंगे अच्छे से, ताकि आपको वो बाद में आप छोटी कॉपी में भी लिख सकते हैं एक साथ जितने भी, एक तो जो ट्राइड्स हैं वो और दूसरा की जितने भी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइसेस हैं वो सारे आपको लिख लेने हैं सर्जरी में। देन हेपेटोबिलियरी के बाद आता है यूरोलॉजी में भी सारी इमेजेस एंड सारे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस वो आपको थोरोली अच्छे से पढ़ के ही जाने हैं। देन उसके बाद जो लास्ट में सैलिवरी ग्लैंड्स के जो ट्यूमर वगैरह होते हैं, रैनुला वगैरह, ये सारे अच्छे से पढ़ने हैं, इनकी इमेजेस भी देख लेना, पूछ लेते हैं एग्जाम में। बाकी जो वेन्स वाला पार्ट है एंड आर्टरी वाला पार्ट है उससे क्वेश्चन कम आते हैं बट आते हैं, तो उसको आप लाइक मैं बोलूँगा कि आप सबसे बाद में पढ़ो। पहले आप GIT, हेपेटोबिलियरी एंड यूरोलॉजी को कवर करो। देन अब अपन बात कर लेते हैं ऑप्स गायनी की। तो ऑप्स गायनी में जो पोर्शन आता है अपना उसमें ऑप्स पोर्शन ज़्यादा आता है। स्पेशली मेरे जो जनवरी वाला एग्ज़ाम था उसमें तो ऑप्स पोर्शन ज़्यादा आया था एंड गायनेकोलॉजी का पोर्शन थोड़ा कम आया था। तो आप बेटर है कि आप पहले ऑप्स गायनी में ऑप्स पहले करें, ऑब्स्टेट्रिक्स, एंड देन उसके बाद आप गायनेकोलॉजी की तरफ जाएं। गायनेकोलॉजी वाला पार्ट थोड़ा ईजी भी है, ऑप्स वाला पार्ट थोड़ा कंपेरेटिवली टफ है। तो आप ऑप्स वाला पहले करें एंड देन उसके बाद गायनेकोलॉजी की तरफ जाएं। देन PSM में है कि सारे आपको हेल्थ प्रोग्राम जितने भी हमारे गवर्नमेंट चला रही है वो सारे आपको अच्छे से आने चाहिए। वैक्सीनेशन शेड्यूल सारा अच्छे से आना चाहिए, किस में कौन सी वैक्सीनेशन देती हैं एंड जो रिजीम्स हैं लाइक स्पेशली टेटनस की एंड जो ये रेबीज़ की जो रिजीम है, थाई रिजीम एंड एसन रिजीम, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए। बायोस्टैटिक्स है, फार्मूले वाला पार्ट है, उससे भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, तो उनको आप अपनी छोटी कॉपी में भी लिख सकते हैं कि जो भी ये मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड ये सारा है तो उसको आप अपनी कॉपी में अच्छे से अलग से लिख सकते हैं। एंड देन अब आप बात कर लेते हैं मेडिसिन में अपन को ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसना है क्योंकि मेडिसिन ऑलरेडी ओवरलैप होती है पैथोलॉजी, माइक्रोबायो एंड फार्माकोलॉजी से। तो मेडिसिन में अपन को जो कोर मेडिसिन वाले जो टॉपिक्स हैं वो हमको अच्छे से पढ़ने हैं। कार्डियोलॉजी आप पढ़ सकते हैं बट कार्डियोलॉजी का मैं बोलूँगा कि आप पढ़ लीजिए बट काइंड ऑफ वो क्वेश्चन भी उससे आते हैं, अराउंड 10 से 12 क्वेश्चन कार्डियोलॉजी में आते ही आते हैं। बट आप कितना भी उसमें टाइम दे लो अनटिल अनलेस कि आप बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइप स्टूडेंट नहीं हो तो फिर लाइक 4-5 क्वेश्चन ही सही हो पाते हैं। मोस्टली फिर उनमें तुक्के मारने पड़ते हैं, थोड़ा वाइट गैस ही करना पड़ता है।
तो रेदर देन कि आप कार्डियोलॉजी में ज़्यादा घुसे बिना आप अदर पोर्शन जो है जैसे लाइक जो रूमेट है वो इजी पार्ट है, एंड उसमें आप कर सकते हैं एंडोक्राइनोलॉजी है वो इजी पार्ट है, उसको आप अच्छे से टाइम दे सकते हैं। जीआईटी किडनी वगैरह है, ठीक है, तो इनको आप थोड़ा अच्छे से अगर देखेंगे रेदर देन कि आप ज़्यादा कार्डियोलॉजी में अपना टाइम लगाएं, क्योंकि ईसीजी वगैरह ना, ईसीजी वगैरह का ये है कि जब तक आप लाइक रियल लाइफ में अपने हाथ में लेके एंड कंटिन्यू दिन की 10 20 50 ईसीजी नहीं देखेंगे तब तक वो चीज़ें हो नहीं पाती हैं। आप कितना भी ऐसे करते रहिए कि ये एट्रियल फिब्रिलेशन है, ये एट्रियल फ्लटर है, ये कंटिन्यू और ये, तो वो चीज़ें हो नहीं पाती हैं, एंड स्पेशली रियल एग्जाम में तो वो बिल्कुल भी नहीं हो पाता क्योंकि उस टाइम पे प्रेशर इतना ज़्यादा रहता है। तो मैं बोलूँगा कि रेदर देन आप कार्डियोलॉजी वाले पार्ट पे जस्ट उसको रीड करना है, उसमें लाइक बहुत ज़्यादा आपको टाइम अपना नहीं देना है कार्डियोलॉजी वाले पोर्शन में। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका मेडिसिन भी हो जाएगा। तो ये मेजर सब्जेक्ट आपके चारों हो गए। देन अब बात करते हैं फार्माकोलॉजी की। फार्माकोलॉजी में आपको करना है कि डेली आप फार्मा ना सुबह में उठते ही सबसे पहले आप डेली, स्पेशली उनको कि जिनको फार्मा में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को फार्मा में प्रॉब्लम हो रही है कि लाइक वो भूल जा रहे हैं कि हम पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। तो उनके लिए कि लाइक फार्मा में जिनको भी प्रॉब्लम हो रही है, आप डेली सुबह उठ के आधा घंटा या 1 घंटा जैसा भी आपका टाइम शेड्यूल जितना भी आपको अलाउ करता है, तो आप डेली फार्मा पढ़ना शुरू कर दीजिए। और आप 1 महीने कंटिन्यू डेली अगर फार्मा पढ़ेंगे आप फार्मा भूल ही नहीं सकते, क्योंकि फार्मा ऐसा सब्जेक्ट है कि आप जैसे ही अगर 10 से 15 दिन में भी आपका लाइक छूटा, आप नहीं पढ़ पाए, टच में नहीं रहे फार्मा के, तो वो सब फिर गायब हो जाता है पीछे से, फिर वो कुछ भी दिमाग में रहता नहीं है, और फिर आप जब दोबारा पढ़ने बैठते हो तो आपको फिर से सारा कुछ फिर नया लगता है। तो फार्मा की यही ट्रिक है कि आपको डेली पढ़ना पड़ेगा आधा से 1 घंटा, और स्पेशली अगर आप सुबह पढ़ेंगे क्योंकि माइंड फ्रेश रहता है, तो लाइक आप अच्छा उसमें गेन कर पाए। प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में आपको करना यही है कि लाइक आपको उनको कंटिन्यू टच में रहना है। अदरवाइज अगर आप टच में नहीं रहेंगे एंड लाइक जैसे ही अगर आपके वो छूटे तो फिर वो दिमाग से लाइक साफ होना शुरू हो जाता है। क्लिनिकल में इतना प्रॉब्लम नहीं आता क्योंकि क्लिनिकल एक दो बार आप पढ़ोगे ना तो वो दिमाग में रहते हैं, बट प्री क्लिनिकल स्पेशली बायोकेमिस्ट्री, फार्मा, एनाटमी, पैथो भी इवन तो की दिमाग में रह जाती है। जो स्टार्टिंग वाला पैथो का पार्ट है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है लाइक जो बट जो सिस्टेमिक पैथो है वो दिमाग में रहती हैं चीज़ें। उसमें अगर आपने 1 2 बार भी थोरोली पढ़ा है ना तो आप कर लेंगे चीज़ें। बट फार्मा है, बायोकेमिस्ट्री है, एनाटमी है, ठीक है, तो इनमें बिल्कुल भी लाइक दिमाग में रहती नहीं है। अगर आप 10 12 दिन भी नहीं पढ़े इन सब्जेक्ट को और फिर आप लाइक पढ़ने बैठेंगे तो फिर वो चीज़ें ऐसे हो नहीं पाती हैं। तो इनको कंटिन्यू टच में रहना है, और यही एक बहुत बड़ी गोल्डन टिप है कि अगर आप इन सब्जेक्ट्स के कंटिन्यू टच में रहे, सपोज आप अगर आज आप फार्मा चल रहा है आपका, चाहे आप कोचिंग से पढ़ रहे हैं चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, और आज आप फार्मा पढ़ रहे हैं, अब आपका मान के चलो 4 दिन में फार्मा कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपने फार्मा नहीं उठाया, उसके बाद लाइक फिर आप जब 19 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो गए फिर आप फार्मा उठाने आए 3 महीने बाद, वो सब आपका किया कराया सब बेकार हो जाएगा। अगर आप कंटिन्यू फार्मा के टच में नहीं रहे, फिर आप जब 1 1.5 2 महीने बाद जब भी आप फार्मा पढ़ोगे ना या कोई भी ये प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट पढ़ोगे, वो फिर बिल्कुल दिमाग में रहेंगे नहीं, वो सब साफ हो चुका होगा। तो बेटर यही है कि अगर आप ये चीज़ एक फॉलो कर लेंगे ना, अगर आप रेगुलर जो आपके सब्जेक्ट कंप्लीट होते जा रहे हैं, स्पेशली जो ये प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट हैं, इनके अगर आप कंटिन्यू टच में रहोगे तो आपको रिवीजन के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। तो फिर आपको चीज़ें नई नहीं लगेंगी, आपको चीज़ें लगेगा कि हाँ मैंने पढ़ रखी हैं, मेरी चीज़ें ब्रेन में हैं, मुझे समझ आ रहा है। अदरवाइज मोस्टली बच्चे गलती यही करते हैं कि एक सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, फिर 2 हुआ, फिर वो 19 तक चले जाते हैं, फिर 19 से जब वो वापस पहले सब्जेक्ट पे आते हैं ना, तब तक वो पहला दूसरा तीसरा चौथा सब्जेक्ट सब धुल चुका होता है, कुछ भी दिमाग में रहता ही नहीं है। फिर वो नए जैसे उतना ही टाइम लगा के उतने ही एफर्ट्स लगा के लाइक फिर वो पढ़ना पड़ता है। तो अपन को थोड़ा लाइक ध्यान से चलना है, सारी चीज़ें मैनेज करके चलती हैं, ज़्यादा भी नहीं करना है। डेली का 1 2 घंटा आप अपना टाइम स्लॉट में टाइम निकाल के रखिए जिसमें कि आप पुराने सब्जेक्ट ही पढ़ेंगे, ये आप रूल बना लीजिए। ये अगर आप अभी इसे फॉलो कर लेंगे तो आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी, और रिवीजन के टाइम पे ना आपका रिवीजन बहुत स्मूथ जाएगा, क्योंकि आप कंटिन्यू टच में थे तो आपको चीज़ें उतनी हार्ड नहीं लगेंगी, उतनी टफ नहीं लगेंगी, एंड उतना माइंड पे प्रेशर बिल्ड नहीं होगा। फॉरेंसिक मेडिसिन है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, शॉर्ट सब्जेक्ट जो है एनेस्थीसिया, डर्मा, साइकेट्री, ऑर्थो, रेडियो, इनको बिल्कुल भी हल्के में मत लो, इनको अच्छे से पढ़ो, अच्छे से ध्यान देके पढ़ो, क्योंकि इनसे बिल्कुल ईजी क्वेश्चन आते हैं, सिंपल क्वेश्चन आते हैं। इनको अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे रेदर देन कि आप मेडिसिन पढ़ने जाओ, ठीक है, मेडिसिन में ज़्यादा टाइम ना देने की बजाय, ज़्यादा ना घुसने की बजाय मैं बोलूँगा कि इन शॉर्ट सब्जेक्ट पे अच्छे से कर लो, क्योंकि 5 5 6 क्वेश्चन ऑलमोस्ट सबसे आते हैं। तो ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन भी रखोगे ना तो 25 क्वेश्चन हो गए। 25 में से आप आराम से 22 से 23 20 प्लस तो आप आराम से सही कर ही सकते हो अगर आपने ढंग से पढ़ा है। एंड मोस्ट प्रोबेबली आप 100 में से 100% भी करेक्ट कर सकते हो, 25 में से 25 भी करेक्ट कर सकते हो, इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं।
क्योंकि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, PYQ PYT से आते हैं, कोई उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, इजी क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने ढंग से सब्जेक्ट पढ़ रखा है तो आप इजीली उनको सॉल्व कर दोगे। कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन या फिर ऐसे कोई बहुत ज़्यादा तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, इजी क्वेश्चन आते हैं, सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो आप अगर शॉर्ट सब्जेक्ट पे अच्छे से ध्यान देके चलोगे ना, फॉरेंसिक मेडिसिन है, इवन दो ENT है, ये जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इनको आपको अच्छे से ध्यान देके पढ़ना है, रेदर देन कि आप ऐसे सब्जेक्टों में फंसे हुए हो कि लाइक जिनके क्वेश्चन सही करने की प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी बहुत पहले से ही बहुत कम होती है। मेडिसिन में क्वेश्चन आप सही कर दोगे उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम ही है, क्योंकि मेडिसिन में बहुत ज़्यादा एक तो वो इंटीग्रेटेड क्वेश्चन आता है, ऊपर से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, तो उनको आपको पढ़ने में टाइम जाएगा, फिर दिमाग चलाना पड़ता है पूरा कि क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था, कितनी चीज़ें उस टाइम पे याद आ पा रही हैं कितनी नहीं आ पा रही हैं। तो और क्वेश्चन एक क्वेश्चन सही करोगे आप नंबर एक ही मिलेगा, चाहे आप रेडियोलॉजी का एनेस्थीसिया का एक क्वेश्चन सही करो, चाहे आप मेडिसिन का एक क्वेश्चन सही करो। तो ये कुछ सिंपल ट्रिक्स हैं कि इनको आपको ध्यान में रखना है चीज़ें, क्योंकि हमें 150 पार करना है, तो उसके लिए आपको सब थोड़ा मैनेज करके चलना पड़ेगा, चीज़ें सॉर्ट आउट करके चलनी पड़ेंगी। ऐसे अगर आप करोगे कि लाइक मैं सब कुछ कर लूँ तो वो चीज़ें हो नहीं पाती हैं। वो बोलने में बहुत इजी लगता है कि अरे मैं इतना पढ़ लूँगा, पूरा पढ़ लूँगा, कुछ नहीं छूटेगा, बट वो चीज़ें जब पढ़ने बैठते हो ना तो वो चीज़ें हो नहीं पाती हैं और फिर प्रॉब्लम होती है बाद में। तो इससे बेटर है कि आप पहले से ही अपना प्लान बना के चलो, सारी चीज़ें मैनेज करके चलो, सॉर्ट आउट करके चलो, तो आपको इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड फिर एक और क्वेरी आई थी कि लाइक हम जो ग्रैंड टेस्ट दे रहे हैं हमारे मार्क्स नहीं आ रहे। देखो ग्रैंड टेस्ट आप दे रहे हो, अभी मार्क्स नहीं आ रहे, कोई दिक्कत नहीं है। और जो मैक्सिमम बच्चे जो एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो अपने ग्रैंड टेस्ट में कंटिन्यूसली कर रहे हैं, वो क्या करते हैं कि लाइक उन्होंने ग्रैंड टेस्ट दे रहे हैं एंड उसके बाद जैसे ही वो लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचे एंड कुछ टाइम बचा हुआ है, ठीक है, ये चीज़ आपने भी नोटिस करी होगी, ये आप में से भी बहुत से लोग ये मिस्टेक कर रहे होंगे। तो लाइक जैसे ही आपको लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचे एंड इन केस अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है तो फिर से आप रिव्यू करने चले जाते हैं क्वेश्चन को, और फिर क्वेश्चंस के आंसर आप चेंज करना शुरू कर देते हैं। भाई ये नहीं करना है, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। ये आप रूल बना लो, प्रैक्टिस में अपनी डालो इस चीज़ को कि एक बार जो ऑप्शन लगा दिया वो लगा दिया, हमें वापस जाके आंसर कोई भी चेंज नहीं करना है। क्योंकि फर्स्ट टाइम में जो गट फीलिंग आती है हमें उसके साथ ही जाना है। अगर आपने कहीं ना कहीं चीज़ें पढ़ी भी हैं, हल्की धुंधली भी हैं आपके ब्रेन में, एक बार भी आप अगर गो थ्रू हुए हो ना तो गट फीलिंग आ जाती है कि इसका ये होगा, और 90% चांस वो 90% टाइम वो गट फीलिंग आपकी बिल्कुल सही रहती है। बट बच्चे यही करते हैं कि टाइम बचा है वापस से रिव्यू करने जाएंगे और जो पहले सही लगा रखा होगा उसको चेंज करके गलत ऑप्शन मार्क करके आ जाएंगे, और फिर बाद में रहता है अरे यार ये तो बहुत ईजी था, ये तो पहले मैंने सही लगाया था, ये तो मैं गलत कराया। भाई रियल एग्जाम में अगर आप कैसे ऐसे करके आओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। GT में तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके नंबर कोई आपसे पूछ नहीं रहा, ना उसका कोई रिजल्ट इतना कोई मैटर कर रहा है। बट GT में अगर यही प्रैक्टिस आप डालोगे तभी जाके आप रियल एग्जाम में ऐसा कर पाओगे। अदरवाइज GT में अगर आपने ये प्रैक्टिस नहीं डाली, अगर आप GT में भी ये कंटिन्यू मिस्टेक कर रहे हैं कि ऑप्शन चेंज करने वाली, तो फिर आप रियल एग्जाम में भी जाके करोगे ही करोगे ब्रो। और रियल एग्जाम में जाके अगर करोगे तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, तो इसको आप अपनी लाइक प्रैक्टिस बनाइए थोड़ा कि ये ऑप्शन चेंज करने वाली जो जो भी हैबिट है, अगर जो जो भी ये कर रहा है तो भाई उसको अभी से करना बंद कर दो प्लीज़। ये बहुत बेकार है। और ये लाइक फिर बाद में वही 148 149 पे जब लटक जाते हैं फिर यही सारी चीज़ें याद आती हैं कि काश ये नहीं किया होता, उसका ऑप्शन मैंने पहले सही मारा था, बाद में जाके चेंज करा। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बट इनसे बहुत आपका रिजल्ट जो है ना बहुत डिसाइड होता है, बहुत मैटर करता है इन सारी चीज़ों पे। तो इनको अगर आप अपनी हैबिट में डालोगे तो आपके लिए चीज़ें सॉर्ट आउट रहेंगी, इजी रहेंगी, और आप अच्छे से अपना परफॉर्मेंस। लास्ट में मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई जिसने भी ग्रैंड टेस्ट देना शुरू नहीं करा है वो प्लीज़ अपना ग्रैंड टेस्ट देना शुरू कर दो। लास्ट के लिए मत बैठे रहो कि मैं जब लाइक मेरे 19 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे या जब मैं फर्स्ट रिवीजन कर लूँगा तो फिर मैं GT दूंगा। भाई ऐसे बैठे रहोगे तो फिर बैठे ही रह जाओगे, आप कभी GT नहीं दे पाओगे। GT का सही टाइम देने के लिए कोई होता ही नहीं है। जब आप अभी एग्जाम से एक दिन पहले भी आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप 100% प्रिपेयर हो, आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि 100% प्रिपरेशन कुछ होती नहीं है ना ब्रो। 100% कोई प्रिपेयर करके जाता ही नहीं है, एंड ना आप 100% प्रिपेयर कर सकते हो क्योंकि सिलेबस ही इतना वास्ट है। बात ये है सारी, तो ये चीज़ें को समझो। GT ग्रैंड टेस्ट आप जितना जल्दी देना शुरू करोगे, जितना उनको अच्छे से एनालाइज करना जितना जल्दी से शुरू करोगे, क्योंकि ऑलरेडी टाइम बहुत कम बचा हुआ है, 4 साढ़े 4 महीने ऑलमोस्ट आपके पास बचे हुए हैं। तो आप क्या सोच रहे हो कि लाइक 4 महीने में 4 GT दूंगा और वो भी आप बेमन से दोगे, तो फिर आप कैसे सोच रहे हो कि आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छे रिजल्ट के लिए आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी। ठीक है, चीज़ें जो ये छोटी छोटी हैबिट्स हैं ये आपको बिल्ड करनी पड़ेंगी, इनको लाइक करना पड़ेगा।